हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अशोक कुमार। 12th पोजीशन में अपना चैप्टर चल रहा वो चला कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे पहले अपन ने जो मोस्ट डिस्क्रिप्टिव चैप्टर था सेमीकंडक्टर, वो मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपको क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप कर दिए थे, आप उनको सॉल्व कर लेना। कोई भी न्यूमेरिकल तो उसमें आता भी नहीं है बोर्ड में वैसे भी, तो जो जितने भी थोड़े क्वेश्चन थे वो आप नोट डाउन कर लेना। कोई भी डाउट हो वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे भेज देना, मैं उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने क्या देखा था, जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो अपने टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर ली थी कि कौन सी टर्म को अपन क्या बोलते हैं और टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो अपन ने देख लिया था। ठीक है, मैंने बताया था बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला था पर्सन टू पर्सन, पॉइंट टू पॉइंट या पी टू पी, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी ट्रांसमीटर होगा वो क्या होगा, एज ए नॉइज काउंट होगा। दूसरा था आपका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता था कि ओनली वन ट्रांसमीटर होता है और मोर देन वन रिसीवर होते हैं। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया थे, P2P का था आपका टेलीफोनी था, टेलीग्राम था और फैक्स था। और आपका ब्रॉडकास्ट था, इसमें जितने भी अपने चैनल्स आते हैं वो थे, रेडियो था। ठीक है, इसका अपना मोबाइल फोन था, ऐसा उसके एग्जाम्पल थे। अब उन टॉपिक को समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वो आता है टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब जो वेव होती है उसके भी प्रोपोगेशन कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बोल रहा हूं, आप क्लास में सुन लेते हो, ये भी क्या अपने पास में कम्युनिकेशन सिस्टम है। लेकिन अगर मान लो मुझे यही आवाज कहीं और पहुंचानी है, थोड़ी सी दूरी पे पहुंचानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरी वेव है, इसके प्रोपोगेशन को चेंज करना पड़ेगा। और अगर मान लो मुझे यही आवाज मुझे क्या करना है, कुछ दूसरे स्टेट में, दूसरे नेशन में मुझे अगर भेजनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी वेव प्रोपोगेट हो रही है उसको वापस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की डिस्टेंस या रेंज के हिसाब से क्या होता है, जो वेव होती है उसको प्रोपोगेट कराया जाता है। और उसके बेसिस पे आपके पास में जो टाइप्स होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहला आपका होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। उसके बाद सेकंड आपके पास में आता है, वो आता है स्काई वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, और लास्ट थर्ड आपके पास में आता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दूसरा आपका स्काई वेव प्रोपोगेशन और थर्ड आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ध्यान रखना, स्काई और स्पेस एक ही बात नहीं होती है। स्काई जो होता है वो आपका एटमॉस्फेयर होता है, वो कंटेन करता है, जबकि जो स्पेस होता है उसमें कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा जो अपने एटमॉस्फेयर है उसके थोड़ा सा ऊपर की बात होती है। ठीक है, तो ऊपरी लेवल जो लेयर्स होते हैं, जो अपर लेयर्स होती है, उनकी बात होती है सब्जेक्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां से अपन किसको पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन इसमें देखेंगे ट्रोपोस्फेयर को, यहाँ पे अपन देखेंगे एनोस्फेयर को। तो ध्यान रखना, स्पेस अलग और स्काई अलग है। तो सबसे अपन बात करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की। ठीक है, तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन मतलब अपनी रेंज काफी कम हो। ठीक है, अपने को फ्यू मीटर्स के डिस्टेंस पर अगर अपने को कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा काम में आता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन काम में आता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसमें जो अपनी वेव होती है वो क्या होती है, ग्राउंड के पैरेलल प्रोपोगेट होती है। ठीक है, जो वेव होती है उसका प्रोपोगेशन होता है ग्राउंड या सरफेस के पैरेलल होते हैं। तो सरफेस क्या करेगी, इसका जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होगा उसको गिरने क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, सपोज दैट ये कि आपकी सरफेस है और आपने मान लो क्या किया, कोई भी सिग्नल ऐसे प्रोपोगेट कराया, तो इसका क्या हुआ, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इट मींस क्या होगा, इसमें एटेन्यूएशन ज्यादा होगा। एटेन्यूएशन क्या होता है, मैंने पावर लॉस। ठीक है, तो जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता है उसमें जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो क्या होता है, सरफेस या ग्राउंड के पैरेलल होता है। और पैरेलल होने की वजह से जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो आफ्टर सम डिस्टेंस या आफ्टर सम रेंज क्या हो जाता है, वो ग्राउंड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। जब वो एब्जॉर्ब हो गया, इट मींस में एटेन्यूएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि अपन इसमें क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी को काम में नहीं लेंगे। क्यों, कि जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी काम में लेंगे उतना ही लॉस ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, एक तो आप 100 रुपए का बिजनेस करके कोई नुकसान उठाते हैं और एक आप लाख रुपए का बिजनेस करके कोई नुकसान उठाते हैं। तो 100 रुपए में अगर 10 रुपए का नुकसान आता है तो लाख रुपए में कितने हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एटेन्यूएशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और वेव का प्रोपोगेशन कैसा होता है, ग्राउंड या सरफेस के पैरेलल होता है। ठीक है, इसमें एटेन्यूएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें जो भी वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ मेगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, फ्यू मेगाहर्ट्ज की, 1 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज, कुछ फ्यू मेगाहर्ट्ज की होती है। ध्यान रखना, ये 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 1000 किलोहर्ट्ज।
ठीक है, और 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है आपके पास में 1000 हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज के आपके पास में फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो वेव होती है इसका प्रोपोगेशन क्या होता है, ग्राउंड या सरफेस के पैरेलल होता है, इसमें अटेन्यूएशन मैक्सिमम होता है, इसमें फ्यू मेगाहर्ट्ज की जो वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं, उन्हीं का क्या करते हैं अपन प्रोपोगेशन कराते हैं। क्यों, कि जितनी हायर फ्रीक्वेंसी अपन काम में लेंगे उसका लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। अपन बात करते हैं, सेकंड आता है स्काई वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, स्काई वेव प्रोपोगेशन का बड़ा 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, फ्यू मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज की जो रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं उनका प्रोपोगेशन किससे होता है, स्काई वेव प्रोपोगेशन के थ्रू होता है। अब स्काई वेव प्रोपोगेशन में ध्यान रखना कौन सी लेयर काम में आती है, इसके अंदर आपके काम में आती है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इसमें कौन सी लेयर आती है काम में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर काम में आती है। देखो होगा क्या, सपोज दैट क्या ग्राउंड की सरफेस है और यहाँ पे क्या होती है, वेरियस लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से अपन क्या करेंगे, वेव को प्रोपोगेट करेंगे, तो वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो जैसे क्या होगी, लेयर्स के अंदर जाएगी, तो लेयर्स में जैसे जाएगी उसमें क्या होगा, TIR होगा। क्यों, क्योंकि ये मीडियम कौन सा होता है, डेंसर मीडियम होता है, और ये कौन सा होता है, रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, इन स्काई वेव प्रोपोगेशन जो वेव होती है उसका ट्रांसमिशन कहां से कहां होता है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम होने की वजह से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जब वो इंसिडेंट होती है तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ TIR ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी, और जब नॉर्मल से दूर होगी बाद में क्या होगी, वापस ग्राउंड पे आ जाती है। ध्यान रखना, ट्रांसमिट कहां से, यहाँ से, और रिसीव कहां होगी, यहाँ पे, तो क्या होगी, इसकी रेंज बढ़ जाती है। दोबारा देखिए, स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर काम में आता है। ठीक है, जो भी आपकी वेव प्रोपोगेटिंग होती है वो क्या होती है, आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ द वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देयर इज अ प्रोसेस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Due to this process, that transmitted wave will apart away from the normal, and due to that total internal reflection, it will be revert back to the सेम मीडियम, ये वापस सेम मीडियम में रिवर्ट बैक आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल से दूर होके आएगी। इट मींस क्या, उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें रेंज कौन सी काम में आती है, आपकी 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज यहाँ पे काम में आती है। तो ये भी आपको 2-3 लाइनें इसमें याद रखनी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ याद रखना नहीं है। थर्ड आपके पास में आता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन में सबसे खास बात होती है कि जो आपकी 30 मेगाहर्ट्ज होती है, 30 मेगाहर्ट्ज से जो बड़ी आपकी वेव्स होती है, फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं, उनका प्रोपोगेशन किससे होता है, आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन से होता है। ठीक है, इसमें फ्यू मेगाहर्ट्ज, इसमें लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज, और इसमें ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज की वेव्स काम में आती है। इसमें कौन सी लेयर काम में आती है, इसमें लेयर काम में आती है आयनोस्फीयर। कौन सी आती है, आयनोस्फीयर। ठीक है, तो एटमोस्फेयर की आयनोस्फीयर होती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, थोड़ा सा ट्रोपोस्फेयर कैसा काम में आता है, लगभग कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर काम में आता है, इसमें आयनोस्फीयर काम में आएगा। ठीक है, तो आयनोस्फीयर क्या होता है, आयनोस्फीयर में क्या होता है, आयंस होते हैं। ड्यू टू दैट इंसिडेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट जो होती है, सनलाइट के इंसिडेंट की वजह से जो आयनोस्फीयर में जो गैसेज होती है वो क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। 9 to 10 क्लास में पढ़ा हुआ कि जो सनलाइट आती है यूवी की फॉर्म में आती है, अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्म में आती है, और जो आयनोस्फीयर होता है उसमें जो भी गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेती हैं, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसकी जो अपर लेयर होती है, ये आयनोस्फीयर है पूरा, ये पूरा आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की जो अपर लेयर होती है उसमें क्या होती है, जो डेंसिटी होती है गैसेस मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, वो कम होती है। जो मिडिल लेयर होती है उसमें क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जब सनलाइट आएगी तो ये क्या होंगे, इजीली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, क्योंकि एकदम से इंसिडेंट हो रहा है तो उसको क्या होगा, क्विक रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो मिडिल तक आता है क्या होगा, ये वो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयनाइज जाते हैं, और यहाँ पे क्या डेंसिटी ज्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे लाइट यहाँ से जाएगी, जो लाइट का सॉरी जो भी आपकी वेव यहाँ से जाएगी वो क्या होगी, इस गैसेस मॉलिक्यूल से क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, और इसकी रेंज भी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें स्पेस वेव प्रोपोगेशन में जो आपके सैटेलाइट वगैरह है उनको भी क्या इंक्लूड किया गया, बट अभी अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। तो अपने को क्या करना है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन में किसको पढ़ना है, आयनोस्फीयर को पढ़ना है। ठीक है, एक बार वापस वीडियो को रिवाइंड करके आप तीनों को एक बार देख लेना, उनको आप नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपन देखते हैं, वो है हाइट ऑफ एंटेना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइट ऑफ एंटीना। आप सब लोग जो टावर्स देखे होंगे वो देखे होंगे काफी बड़े बड़े होते हैं, उनकी हाइट फिक्स होती है।
कुछ टावर आपके छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो वो हाइट क्या होती है बेसिकली डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। तो जो इफेक्टिव फैक्टर्स होंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी अपन देखते हैं जो हाइट ऑफ टावर होती है वो कितनी होती है, वो फिक्स होती है। ये नहीं कि जिसका मन में आया उतनी हाइट का आपने टावर बना दिया, वो हमेशा फिक्स होती है, कुछ फैक्टर्स पे काम करती है। तो अपने पास आता है हाइट ऑफ एंटीना। सपोज दैट अपने पास ये कोई अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है, तो एक का आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना का यहाँ लगा हुआ है, जिसको हम मान लेते हैं एंटीना ए, और एक आपका मान लगा हुआ है एंटीना इधर, जिसको हम बोल देते हैं बी, ठीक है। ये कोई एंटीना है, और यहाँ से अपने पास सपोज एक एंटीना आपने लगाया है, इसकी हाइट अपने को निकालनी है, ठीक है। जो क्या करेगा, इससे इसको रिसीव करेगा और वापस इसको क्या आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो ये क्या आपका एंटीना है, इस एंटीना की हाइट अपन मान लेते हैं HT, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इसको हाइट ऑफ एंटीना और हाइट ऑफ टावर भी अपन इसको बोलते हैं। तो हाइट ऑफ एंटीना मैंने मान ली क्या ST, ठीक है। अब देखिए ये मान लो क्या है, अर्थ का सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस R, और ये भी क्या हो जाएगी रेडियस R, ठीक है। और सपोज दैट मैं यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं D, क्या मान लेता हूं D। तो अगर ये अर्थ की सरफेस है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, एज ए टेंजेंट बिहेव करेगी। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री। 10th क्लास मैथ में आपने पढ़ा होगा कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्या अर्थ की सरफेस है, और ये क्या होगा आपका एक हाइट ऑफ एंटीना से अपने क्या करिए डायरेक्टली इसको सेंटर को मिला दिया, जो R और ST, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर O, इसको आप मान लीजिए P, ठीक है। तो क्या होगा, बिकॉज ट्राइंगल APO इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। Hence, by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, a के अपोजिट, दैट इज OP, क्या हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप AO को मान लो, और रहेगा आपका AP स्क्वायर। तो OP क्या आपका HT प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा HT प्लस R का होल स्क्वायर। और जो आपका AO है, AO क्या आपका R का होल स्क्वायर प्लस AP क्या है D का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसमिटिंग एंटीना। दो एंटीना के बीच की क्या है डिस्टेंस आपके पास में है। ये लगेगा A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा HT, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2B प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, HT कॉमन आ रहा है। HT कॉमन आया तो अंदर क्या बच गया, HT प्लस 2R। ध्यान से देखिए इन दोनों में HT कॉमन आया, यहाँ पे HT बच गया और ये 2R बच गया। इधर क्या हो गया आपका D स्क्वायर, ठीक है। देखो जो हाइट ऑफ एंटीना, बिकॉज हाइट ऑफ एंटीना इज वेरी वेरी लेस देन R, जो अर्थ की रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर, तो अपन तो 1 किलोमीटर का भी एंटीना नहीं बना पाएंगे। क्यों, इसका रीजन मैं आपको अगले टॉपिक में दूंगा। तो जो अपना एंटीना होता है, जो टावर तो 1 किलोमीटर का भी नहीं होता है। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो हाइट ऑफ टावर है ये क्या वेरी वेरी लेस देन R है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो HT प्लस 2R है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R, क्या हो जाएगा 2R। ये हो जाएगा आपका HT इंटू 2R इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो यहां से हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा D स्क्वायर अपॉन 2R। ये क्या हो गया आपका हाइट ऑफ टावर आ चुका है, दैट इज D स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखना है। इसके बाद अपने पास आता है LOS, LOS लाइन ऑफ साइट, LOS लाइन ऑफ साइट। तो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है बेसिकली वही क्या होती है, LOS होती है। तो ध्यान रखना जब ये रेडियस काफी ज्यादा है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इसकी होगी। तो LOS क्या हो जाएगी आपकी 2D, क्या हो जाएगी 2D। तो यहां से आपका D क्या हो जाएगा, यहां से अपन देख सकते हैं, यहां से अपन रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, D बराबर जाएगा रूट ऑफ 2RHT। तो यहां से LOH क्या रहेगा 2 इंटू रूट ऑफ 2RHT। तो ये भी क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट भी क्या होता है। तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वाले डेरिवेशन को देख लेना, कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। और लाइन ऑफ साइट को आपको फॉर्मूला रखना है ट्वाइस ऑफ 2RHT। तो इस तरह से क्या हो गया, अपना एक टॉपिक फिनिश हो गया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें अपन देखेंगे कि नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, हाइट ऑफ टावर जो होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में अपन केवल 2 ही टॉपिक देखें, वो दोनों टॉपिक आपको होप समझ में आ गए होंगे।
फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, क्योंकि पूरी थ्योरी है, आप जितना लिखेंगे, जितना नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जितना लर्न करेंगे, उतना ही क्या होगा आपके लिए सही रहेगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन या कोई भी लाइन मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी की तरह डाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, होप आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।